हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तरफ पे स्वागत है। और ये जो सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है वो हो रही है कि हम लोग लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो एग्ज़ाम बाई एग्ज़ाम करते रहेंगे। तो आज जो स्टार्ट हो रहा है वो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जो हुए हैं 10 से 20 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें लगभग मैथ के क्वेश्चन हैं 25 से 26 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आए हैं मैथ के। ठीक है, तो अगर आपने अभी तैयारी नई नई स्टार्ट की है तब भी आपको ये क्लास देखनी चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आइए साथ साथ क्वेश्चन कीजिए और देखिए, अपनी तैयारी को जांचें कि कितना आपने पढ़ रखा है और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम आज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये इसमें पूछ रहा है 0.05 एंड 0.5, 0.25 एंड 1.25 का मैथमेटिक्स समावर्तक बताइए, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, एचसीएफ निकालना उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो सीखे यहाँ से। 0.05 को अगर हम 10 में बताएं तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5/100। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 5/10। इसे 2.5 को 10 में बढ़ा के बटे 100 कर सकते हैं। ठीक है, इसे 1.25 को यहाँ 10 में बढ़ाया 100 हो गया। अच्छा, ऐसे होता क्या है इसमें? इस जो संख्या आ गई वो बन गई हमारी ये। अब देखिए यहाँ से, अगर हमसे एचसीएफ निकालने को बोला जाए तो क्या होता है, अगर जब भी फ्रैक्शन में बने तो उसमें क्या है, अगर एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा और जो नीचे वाली संख्या है उसका निकलेगा एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालने को बोला जाएगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, मतलब जो बोला जाएगा वो ऊपर वाले में होगा। ठीक है, उसके ठीक विपरीत नीचे वाले में होगा। तो हमें बोला गया है कि एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालते हैं हम। तो एचसीएफ जो हुआ है, एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ निकल गया है वो कितना निकल गया है, वो निकल गया है 5। ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम जो निकाला है, एलसीएम निकला, इसका कितना निकला 100। ठीक है, और तो ये संख्या जो आ गई है वो आ गई है 0.05। ये इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, हमें ये नंबर दिया गया था। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लिया। तो क्या किया हमने, यहाँ से 10 बढ़ा के, यहाँ से नीचे 2 जीरो बढ़ा के, इतना तो आपको आता होगा, और नहीं आ रहा तो सीखिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ से 10 बढ़ाया, यहाँ से भी 25 बटे, तो यहाँ से अब ये हुआ 125/100। अब यहाँ से इसका जब एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो आ गया वो 5 आ गया, ऊपर वाले का 5। ठीक है, और इसका जो पूरी संख्या का एलसीएम आ गया वो 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5/100। और वही एक 10 जब इसमें डिवाइड किया तो 10 में लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 से भाग देने तो फिर 0 बढ़ाया, 5 ही हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ठीक है, और ये आपको जो वीडियो मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो पहले तो आप इसको वीडियो रोकें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ना हो तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। और बिल्कुल ये अगर शुरुआत से, मतलब अभी तक कहीं पढ़े नहीं, बिल्कुल शुरुआत से हो तो फिर इसको आप देखते चलें साथ साथ। ठीक है, समझते चलें। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना सिखाएगा, नहीं किसी बात आती। हमसे पूछा गया वो सबसे छोटी संख्या बताइए जैसे हम 4 या 6, 7, 8, 9 में से किसी से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो बचे वो 3 बचे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 3 7 कटेगा नहीं, 4 और 9, 2 से फिर जाएगा 1 3 7 2 9, 2 से फिर कटेगा 7 1 9। यहाँ से हमें दिख रहा है 3 से
ठीक है। तो हमारे पास अब दो फैक्टर बचे, वो क्या बचे 7 और 3। तो आ गया कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। तो ये 7 और 3 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 24 या 72 72 हो गया। ये 72 इंटू 7 कितना होता है 7 दूनी 14 4 8 लगी 1 7 49 1 50 504 आ गया। अब ये क्या है, ये वो संख्या आ गई जो 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि ऐसी वो संख्या बताइए जिसमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा। और मैंने अगर इसमें 3 ऐड कर दिया, ये हो गया 507। अब मैं इसमें से किसी से भी विभाजित करूँगा तो इसमें शेषफल जो बचेगा वो 3 बचेगा। ठीक है, एक बार इसे करके देखते हैं, मान लो 4 से करके देख रहा हूँ। देखो 4 एकम 4 बचा कितना 1 4 दूनी 8 बचा कितना 2, ये हो गया 27 4 सिंह 24, मतलब कितना बच गया 3 बच गया। ऐसे किसी से भी इनमें किसी से भी विभाजित करेंगे तो शेषफल जो बचेगा वो 3 ही बचेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य है वो 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए इसमें कह रहा है ये 30 टेबल हैं, उनका जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसमें, जिसे सीपी बोलते हैं मतलब शॉर्ट में। ठीक है, वो 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के, जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एसपी बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो क्या है, ये कह रहा है 30 टेबलों का जो लागत मूल्य है वो 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है तो हानि प्रतिशत क्या है। मतलब हमसे कह रहा है जो 30 टेबल हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है तो 40 टेबलों के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी का एसपी से जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 0 से 0 कार्ड में आ गया 4/3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तो हानि प्रतिशत क्या है। एक बात समझिए, जो भी हानि प्रतिशत या प्रॉफिट या पूछा जाएगा, मतलब लाभ हानि जो पूछा जाएगा वो होगा सीपी पे होगा। ठीक है, तो है क्या 4 की चीज जो थी पहले अब वो 3 में बेची जा रही है। ठीक है, तो लागत मूल्य उसका जो 4 रुपये था वो 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछ रहा क्या है, तो हमें 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है 4 पे। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा गया था 100, तो ये हो गया 25%। अगर ये परसेंटेज वाली बात किसी को दिक्कत आ रही तो परसेंटेज की हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके उसे जरूर से 1-2 क्लास से स्टार्टिंग की 2-3 क्लास लेके तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, तो 30 टेबलों का लागत मूल्य है वो 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब 30 का जो सीपी है वो 40 के एसपी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सीपी का एसपी हमने रेशियो निकाला तो आया 4/3। ठीक है, 4:3 आ गया। तो जो चीज़ 4 से में खरीदी गई 4 में वो 3 में बेची जा रही है। तो हमसे पूछा हानि कितनी हो रही है, तो हानि अगर वैसे तो 1 यूनिट की है, लेकिन परसेंटेज पूछा गया तो 1 की है, लेकिन हो कितनी 4 पे रही है, तो आ गया 25%। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्रकार के चावल की दर, इसमें पहले की है 11 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। इसको 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या है। मतलब ये पूछ रहा है सवाल में कि 11 रुपये प्रति किलोग्राम जो चावल है और 21 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है, किस अनुपात में मिलाया गया है कि 17 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल मिश्रण है। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं हम। कैसे, 11 रुपये प्रति किलोग्राम, एक है 21, 70 रुपये के हिसाब से मिश्रण किया गया है। इसमें देखिए क्या हो गया, ये आ गया 21 में से 17 गए 4 और 17 में से 11 गया 6, तो आ गया ये 2:3, ये ऑप्शन बी। अच्छा देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए, ऐसा ये तो एलिगेशन हो गया, एलिगेशन नहीं आ रहा, इससे डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें कह रहा है जैसे कि x किलोग्राम चावल है जिसकी कीमत है 11 रुपये। ठीक है, प्लस y किलोग्राम चावल है जिसकी कीमत है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसको मिश्रण में जो किया है वो x + y जो 70 रुपये के साथ। ठीक है, तो इसमें हमसे x और y पूछा गया है, तो क्या निकालते रहे, हो गया 11x
21y, टी होगा 17x प्लस के 17y, ठीक है। तो ये 11x उधर गए, कितना बचा 6x, और ये 17y इधर आया तो कितना आया 4y। तो यहाँ से जो x अपन y जो आया है वो आया 6 ये काटा, ये 3:2, वही चीज़ जो आई है वो यहाँ से ये है, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ से ना x का हो गया 4 हो गया, मतलब x का ये 6 नीचे आया ना, तो x ये हो गया 4/6, ये काटा, ये हो गया 2/3, तो x कितना आ गया 2 आ गया, और y कितना है 3। तो इसके जो क्वांटिटी है वो है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो वही 2:3 के अनुपात में जो चीज़ मिलाई गई है वही है, ठीक है। तो एलिगेशन से ये हम डायरेक्ट किया यहाँ से, इतना सब ना करके ये डायरेक्ट। और एलिगेशन नहीं आता है कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीखेंगे, और आपका जब तक ये नेक्स्ट पुलिस का एग्जाम होगा उससे पहले सारे चैप्टर कंप्लीट मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12.5% की दर से एक धन राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? अच्छा, होता है क्या, पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट निकल के आता है ब्याज, ये होता है PRT ऑन 100, पी से प्रिंसिपल जिसे मूलधन भी कहते हैं, ठीक है, और आ से रेट से दर बोलते हैं, टी से टाइम मतलब समय, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। मतलब कोई चीज़ अगर 1 है तो वो 2 हो गई, तो ब्याज हमें कितना मिला 1, ब्याज 1 मिला तभी दुगनी हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर ब्याज हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो मूलधन, ठीक है, अगर 1 था, क्योंकि जो 1 से 2 हुआ तो अगर मूलधन हमने 1 माना और दुगनी हो रही तो 2 हो रहा है, तो 1 बीच में क्या है, ये ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो अगर 1 मूलधन था, रेट कितनी पूछी है, रेट कितनी, वो 12.5%, 12.5%, ठीक है। और टाइम है, टाइम पूछा गया हमसे, रेट तो दी गई है ना हमें, बट इज 100, तो यहाँ से ये 10 में बटाया, 1 0 और बढ़ गया, ठीक है। 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, और ये 0 40, 5 से 8, तो ये टी कितना आ गया, ये 8 इधर आ गया, तो 8 बराबर टी, टाइम कितना आ गया 8 वर्ष, ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिर से समझिए ध्यान से, हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 1 से 2 हो रही है, तो 1 ब्याज मिल रहा है हमें, समझ रहे हो। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये है हमारा, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट 1 हो रहा है और 1 ही मूलधन था, जो प्रिंसिपल जो था वो भी 1 था, और रेट कितनी है 12.5%, टाइम इनसे पूछा गया कितने समय में हो जाएगी, तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, वो आ गए 8 वर्ष, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको दिक्कत आ रही तो क्वेश्चन को पहले बार अगर पीछे कीजिए, दोबारा देखिए उसको, ठीक है, और आसानी समझाते चले, कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं, आधा भी समझते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम, मतलब 1/4 काम किया गया, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। मतलब ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, ठीक है, लेकिन यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ गया, तो पूरे काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। M1 यहाँ से है कितने श्रमिक लगाए गए, मैन या वुमेन जो भी हैं, D1 यहाँ से आया था कितने दिनों में काम किया, कितने दिनों तक किया, T है कितने घंटे या समय काम किया, ठीक है। W1 में यहाँ तक कितना काम किया गया, वर्क जो हुआ है वो कितना हुआ है, वैसे यहाँ दूसरी केस में है, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या कहता है
200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, तो मतलब 200 श्रमिक जो हैं उन्होंने 50 दिन काम किया और काम कितना हुआ 1/4, ठीक है। और हमारे पास टोटल दिन कितने थे 150, तो 50 दिन तो यहाँ चले गए। तो अब वो कह रहा है कि उसी समय में पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब 150 दिन काम जो है वो 150 दिनों में पूरा होना है, तो बचा कितने दिन 100 दिन। हमसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त श्रमिक कितने लगाए, 200 तो पहले थे, तो हो गए 200 प्लस x। 1/4 काम हो गया तो बचा कितना 3/4, ठीक है। मतलब अगर कोई काम 1 है तो -1/4 किया तो 4 एकम 4 -1, तो ये हो गया 3/4, तो बचा हुआ काम कितना है 3/4, ठीक है। काट पीट लेंगे यहाँ से हम। अब ये देखो 4 ऊपर जाएगा, इसका भी 4 ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाले बराबर वाले तो कट जाते हैं, तो यहीं काट ले रहे हैं हम, ठीक है। इसका यहाँ से 100 है, ये 100 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई और इधर होगा, तो 3 दूनी 6 पंजे 300, ठीक है। बचा कितना 200 प्लस x, तो ये 200 इधर आए, ये माइनस के हो गए, तो 300 माइनस 200 इक्वल टू x, तो बचा कितना 100। तो जो हमसे पूछा था अतिरिक्त श्रमिक कितने लगाए, वो हैं 100, क्योंकि हमने 200 प्लस x माने थे, ठीक है। एक बार देखिए क्वेश्चन पूरा, दोबारा समझाता हूँ आपको। हमसे कह रहा है भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किए। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताइए। मतलब अगर 150 दिन में काम पूरा करना था तो 150 दिन में ही काम पूरा होगा, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने 50 दिन में काम जो कर पाया 200 श्रमिक ने, वो 1/4 कर पाया। मतलब अब 100 दिन में 3/4 काम इनको करना था, तो उन्होंने क्या किया श्रमिक एक्स्ट्रा जोड़े, ठीक है। तो वही हमने किया कि यहाँ से जो फॉर्मूला है 200 श्रमिक थे एम, डी कितने दिन कितने थे वो 50, काम कितना हुआ 1/4, ठीक है। बचे क्या 100 दिन बचे, और 200 प्लस श्रमिक 200 प्लस x किए, बचा कितना 3/4 काम बचा। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 100 दिन, जो 100 अतिरिक्त श्रमिक है वो 100 है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष, वही काम है जो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यह 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं, तो वे कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 12 पुरुष, 12 जो मैन हैं प्लस 18 वुमेन महिलाएं हैं, वो काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसी काम को 9 पुरुष 9 मैन प्लस 18 वुमेन हैं, वो कितने दिनों में 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। ये तो दिया गया है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर 2 से काटेंगे 5, 2 से ये 6, 5 से कराएंगे 12 पंजे 60 मैन प्लस 18 पंजे 90, उसके 9 चिक 54, 18 छिक्का 108, ठीक है। ये इधर आया, तो ये कितना बचा 6 मैन इक्वल टू, इधर गया ये 90 उधर गया, तो ये कितना था 18। तो मैन से यहाँ वुमेन का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3 इक्वल, मतलब अगर 18 यहाँ पूरे लिखे बटे 6, यहाँ से ये समझ सकते हैं, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर मैन 3 काम कर रहा है तो वुमेन 1 काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि ये जो काम है वो 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करती हैं, तो कितने दिनों में करेंगी। तो टोटल काम कितना होगा, यहाँ पे ये रखे, हम यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं, इन दोनों में से किसी में रख लेंगे वो निकल आएगा, ठीक है। अगर 12 मैन है तो 12 गुणा 3 प्लस 18 इंटू 1 वो है इंटू 10, ठीक है। तो 12 3 36 और 18 कितना हो गया 54 इंटू 10, ये होगा टोटल वर्क। ठीक है, हमसे पूछा गया है निकालना किसी 2 पुरुष और 3 महिलाएं। तो एक पुरुष अगर 3 काम कर रहा है तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे 6, और एक महिला अगर 1 काम कर रही है 3 महिलाएं कितना काम करेंगी 3। तो ये हो गया 54 इंटू 10 बटे 6 3 9,
तो 9 से ये 6 कट गया, 6 दाएँ 60, तो जो टोटल टाइम आ गया वो आ गया कितना, 60 दिन। ठीक है, एक बार इसको देखिए और समझिए, सॉल्यूशन को भी समझिएगा। 12 पुरुष हैं, 18 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में कर ले रही हैं। वहीं 9 पुरुष और 18 महिलाएं हैं, उसी काम को 12 दिन में कर रही हैं। तो ये टाइम बराबर हो गया इनका दोनों का। ठीक है, इक्वल टू हो गया, मतलब तो टोटल वर्क बन रहा है बराबर। तो हमने ये सॉल्व किया, 2 से 5 बार काट लिया, 6 बार काट लिया। यहाँ से ये निकल के आएगा 60 मैन और 90 वुमेन। ठीक है, यहाँ से निकल गया, इधर से ये माइनस किया, तो यहाँ से जो आ गया मैन और वुमेन का रेशियो आ गया, वो आ गया 3:1। अगर आदमी 3 काम कर रहा है तो औरत 1 काम कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो टोटल वर्क निकला है इसमें रख लो या इसमें रख लो, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये 12 मैन का, तो एक 3 काम कर रहा है तो 12 मैन कितना करें, 36 हो गया। भाई वुमेन का अगर 1 काम कर रही है तो 18 कितना हो गया, 18 हो गया। और ये 54 × 10, 10 दिनों में हो रहा है ना टोटल वर्क। और यहाँ से जब निकाला गया कितना, 2 पुरुष और 3 महिलाओं का, तो 2 पुरुष, अगर 1 पुरुष है वो 3 काम कर रहा है तो 2 पुरुष कितना करेंगे, 6। भाई महिला अगर 1 काम करे, 3 महिला कितना करेंगी, 3 काम। तो टोटल काम कितना एक दिन में ही कर रही है, 9 कर रही है, क्योंकि टोटल काम करना कितना है, 540 है। तो 9 से डिवाइड किया तो ये आए पूरा 60 दिन। ठीक है, उम्मीद है सभी समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझते हुए चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ी क्रम से 59 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, 2 रेलगाड़ियां जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, अब ये तो जो ऊपर वाली है वो है 59 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये कह रहा है वो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। इसमें यहाँ पे ये रेलगाड़ी जा रही है, इसमें यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसे ये रेलगाड़ी जो है वो 16 सेकंड में पार कर दे रही है। तो पहले पूरी चीज समझिए एक्चुअली है क्या चीज, क्वेश्चन को समझते हुए चले। एक ही रेलगाड़ी है, इसमें यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, दूसरी रेलगाड़ी आई, सपोज ये रेलगाड़ी है, दूसरी आ रही है। ठीक है, और ये इस व्यक्ति को, जो इस व्यक्ति इसमें बैठा है, ये तेज है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो है 59। ठीक है, और इसकी जो है 32 किलोमीटर, एक ही दिशा में जा रही है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले निकलेगी। अब ये जो है ये निकलती जा रही है ऐसे। ठीक है, तो वो बोल रहा है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जो ये रेलगाड़ी है ना, इस व्यक्ति को जो 16 सेकंड में पार कर दे रही, तो यही इसकी जो लंबाई होगी। व्यक्ति को अगर 16 सेकंड में पार कर रही है तो क्या कर रही है, रेलगाड़ी यहाँ पे है ये भी। ठीक है, अब यहाँ से ये चल रही है और ये पार करती और ये यहाँ पे पहुँच गई। तो जैसे ही 16 सेकंड हुए और ये व्यक्ति को इसने पार कर दी, तो क्या हुआ, तो पता यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो 16 सेकंड में से पार किया, इसने जो अपनी लंबाई के बराबर चली है चाल, 16 सेकंड में चली, क्योंकि व्यक्ति अब यहाँ पे है, तब रेलगाड़ी यहाँ पे थी और 16 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी ऐसे ऐसे जैसे जैसे, और जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ पे आई तो व्यक्ति को पार हो गया और यही 16 सेकंड में पार हुई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चाल क्या है, देखो अब दोनों एक ही दिशा में जब चल रही है रेलगाड़ी, एक तो 59 की स्पीड से है, 59 की, एक है 32 की, तो जब एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घटेगी, क्योंकि अगर ये क्रॉस तभी कर पाएगा, अगर 32 की दोनों सेम चलेंगे तो रेलगाड़ी दोनों बराबर ही चलेंगी। अब 59 की वो जान है, जब वो इसे क्रॉस करेगी, मतलब जो 59 की जान है तो उतनी जान है उतने से क्रॉस करेगी उसे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, तो ये 27 किलोमीटर, मतलब 32 तो चली रही साथ साथ, क्योंकि 27 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है वो। ठीक है, तो ये दूरी कितनी, डिस्टेंस जो हुई, टाइम कितना है 16 सेकंड। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलेंगे, तो ये हो गया 5 × 18 इंटू डी अपॉन 60, तो 9 दूनी 18, 9 × 27, 2 से ये 8 बार गया, तो बचा कितना 3 × 5 इंटू डी अपॉन 8,
5 जो 15, 15 8 120। डिस्टेंस जो हुई है वो ट्रेवल हुई है 120, और यही जो डिस्टेंस है, यही दूरी है, यही है बड़ी वाली ट्रेन की जो लंबाई है। ठीक है, जो लेंथ है यही आंसर हो गया आपका 120। ठीक है, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और इसको अगर समझ में दिक्कत आई दोबारा इसे बैक करके दोबारा समझें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। फिर से समझे देखो क्या है। एक सुरंग है जिसकी लंबाई है 33 मीटर, और ट्रेन है 67 मीटर लंबी, जो सुरंग को पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग पार कर दे रही है। फिर से आ रही ट्रेन हमारी, तो क्या है, अगर ये 67 मीटर लंबी एक तो ट्रेन है, ठीक है, अब ट्रेन यहाँ में जा रही है सुरंग में, अब ट्रेन बाहर तो निकल गई लेकिन ट्रेन अभी पार नहीं कर पाई सुरंग को। ठीक है, तो ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी तो सबसे पहले क्या है, ट्रेन अपनी पूरी लंबाई चलेगी 67 मीटर। जैसे यहाँ पे आ गई ट्रेन पूरी निकल गई, लेकिन ट्रेन जब पूरी निकल जाएगी ना तब पार करेगी, मतलब 33 मीटर जब सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों पार करेगी, तभी सुरंग से बाहर निकल पाएगी ट्रेन। तो भाई हमसे कह रहा है यहाँ पे कि 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर देती है। तो 67 तो ये अपनी चलेगी और 33 मीटर सुरंग को, तो ये 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, मतलब 100 मीटर की दूरी जो है वो 10 सेकंड में ट्रेन चल रही है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म है जो 65 मीटर लंबा है, इसमें कहाँ कहीं एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब जो ट्रेन है सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है। यहाँ पे ट्रेन आई, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसको पार करने में लगने वाला समय, तो ट्रेन यहाँ पे निकल गई पूरी व्यक्ति को, तो जो ट्रेन की जो लंबाई है ना वही लंबाई का ट्रेन अपनी चल जाएगी तो व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, और जो ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी हमें दी गई है वो है 67 मीटर। प्लेटफॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ व्यक्ति को पार कराना है। ठीक है, और 67 मीटर की लंबी जो ट्रेन है वो इस अपनी जो दूरी चल जाएगी तो व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 100 मीटर चलने में से 10 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो 67 मीटर चलने में उसको ना 6.7 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 10 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है, तो 67 मीटर में कितना लगेगा? 6.7 सेकंड। यही आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा फिर से समझिए इसे। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कह रहा है 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। अब 10 सेकंड में कितना पार कर रही है? एक तो 33 मीटर जैसे ट्रेन यहाँ से एंटर की सुरंग में, ठीक है, 67 मीटर जो लंबी है, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, अब ट्रेन यहाँ पे आ गई, लेकिन अभी सुरंग को पार नहीं की, लेकिन ट्रेन ने दूरी कितनी चल रही है? 67 मीटर अपनी दूरी चल रही है, लेकिन ट्रेन जब यहाँ से ये 33 मीटर भी चल जाएगी तब सुरंग को पार कर पाएगी, तो अपनी 67 मीटर चली प्लस 33 मीटर होगी सुरंग की, तो यहाँ से ट्रेन ने जो 100 मीटर है वो 10 सेकंड में कवर कर रही है। वैसे यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे 65 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म कितना मिला उससे कोई मतलब नहीं, हमें व्यक्ति को सिर्फ पार कराना है। तो जो ट्रेन 67 मीटर है, ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ट्रेन यहाँ से जब एंटर की और जब ये यहाँ पे निकल गई ट्रेन तो व्यक्ति को पार कर गई ट्रेन, और जो ट्रेन ने अपनी दूरी जो चली वही दूरी से व्यक्ति पार हो गया। ठीक है, तो 67 मीटर जो ट्रेन की लंबाई थी, हमसे पूछा कितने समय में पार गई। अगर 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कवर कर रही है, तो 10 मीटर जो है 1 सेकंड ले रहा है, इसलिए तो अगर हमें 67 मीटर कवर करना है, ठीक है, तो अगर इसमें हम 6 का गुणा करें तो 60 मीटर हो गई, तो 6 सेकंड हो गई। ठीक है, बचे 7, 10 मीटर में 1 सेकंड, तो 7 में क्या होगा? 0.7, तो टोटल जो डिस्टेंस जो टाइम हो गया वो होगा 6.7 सेकंड। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और किसी तरह कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्लास को थोड़ा बैक कर ली, दोबारा आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के दोबारा से देखिए। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत लगेगी नहीं, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निखिल और रितु की आय जो है 2:1 अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु की कुल मिलाकर मासिक बचत है वो कितनी है? 10,000 रुपये है।
तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। अब देखिए जो इनकम है, आय, वो कितना है, 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो इनका जो खर्च है वो 5:3 के अनुपात में खर्च है। इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो क्या होगा, और बचत का जो अनुपात है वो 4:1 अनुपात दिया गया है, ठीक है। मतलब 5 की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई, 10,000 रुपये। एक की कितनी आ गई, एक की आ गई 2,000 रुपये। तो अगर निकल की जो 4 है, तो निकल अगर 8,000 रुपये बचाता है तो रितु 2,000 रुपये बचाती है। कहने मतलब ये आ गया। यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे इसमें तो क्या हो गया, 8,000 और ये हो गया 2,000। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा। और यहाँ से 8 या 24,000 और 5 दूनी 10,000, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया, 14,000। तो यहाँ से जो इनकम आ गई, इनकम का जो रेशियो था वो 2:1 था। तो अगर निकल की, अगर एक की वैल्यू 14,000 तो दो की कितनी होगी, 28,000, और रितु की कितनी है, 14,000। तो आंसर आ गया बी। अच्छा देखिए इसको, ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रॉपर लिख के करें मेथड से कैसे है वो भी देखिए एक बार, समझिए। करना नहीं, करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे इससे समझेंगे। जैसे इनकी आय का अनुपात क्या है, अगर आय को मैंने x मान लिया, 2x और एक 1x, ठीक है। ये तो इनकी आय का अनुपात हो गया। खर्चा क्या है, खर्चा अगर मैं y से इसे माने तो खर्च का जो उनका अनुपात हो गया वो गया 5y और 3y। बचत कितने आए, बचत 4:1 है, अगर तो वो कितना आ गया था, 8,000। अगर निकल बचत कर रहा है तो 2,000 रुपये रितु की बचत है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं। अगर इनका आय 2x है, खर्च कितना कर रहे हैं, 5y निकल कर रहा है, और बचा कितना आ रहा है, 8,000 रुपये। वहीं रितु है, रितु की आय कितनी है, x है, मैंने x, खर्च कितना कर रही है, खर्च की जो है ये खर्च का है रेशियो, ठीक है। वो कितना है इसका, 3y। तो सेविंग का है, सेविंग कितना कर रही है, 2,000 रुपये बचा रही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं क्वेश्चन 1 मान लूँ, इसको 2, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे में तो क्या हो गया, 2x और 2 3 6, ये हो गए 4,000, ठीक है। मैंने 2 का गुणा कर दिया इसमें, मतलब इसमें मैंने इंटू 2 का कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर पहली इक्वेशन से माइनस दूसरी इक्वेशन घटा दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस माइनस है, इसमें अगर माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, तो कितना बचा, ये x कट गया, तो बचा कितना, यहाँ माइनस के 5y है, ये 6y नीचे, तो प्लस का 6 है, तो कितना बचा, y बचा यहाँ से। यहाँ माइनस के 4,000 है, प्लस के कितने हैं, 8,000, तो ये कितने बचे, 4,000। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 4,000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना है, अगर यहाँ पे पहली क्वेश्चन जो है तो हमने लिखी है 2x - 5y = पहले या दूसरी किसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 4,000 आ गई तो यहाँ आपने रखा 4 पंजे कितना होगा, 20,000। तो 2x माइनस के 20,000 = 8,000। तो ये 20,000 हो जाएंगे, कितना हो गया, 2x हो गया, कितना हो गया, 28,000, ठीक है। 28,000 हो गया। तो यहाँ से x आ गया, वो आ गया 14,000, मतलब 14,000। यही हमसे निकालना था। जो रेशियो था वो कितना था, 2:1। तो अगर यहाँ जो x की वैल्यू आ गई 14,000 आ गई, तो निकल की कितनी हो गई, निकल की हो गई 28,000 यहीं, और इसकी हो गई रितु की 14,000। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड प्रॉपर, जो कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। लेकिन हमें इतना करना नहीं, पेपर में अगर ये करने बैठ गए तो फिर यही करते रह जाएंगे, ठीक है। हमारा फोकस ये भी होना चाहिए, सारे एक तो सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैथ एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुए, जिनमें हम 100% स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। ला सकते क्या, लाएंगे। तो उसमें लेकिन अगर हम ये बड़े बड़े मेथड लेके चलेंगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक है। मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ से क्रॉस मेथड मतलब क्या है, डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से इनके जो आय का अनुपात है वो 2:1 है, खर्च का कितना है, वो है 5:3, और जो सेविंग का रेशियो दिया गया वो उनका 4:1 दिया गया, जबकि टोटल कितनी है, 10,000। तो अगर इनको हम दोनों में 5 हैं, 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 4 की कितनी हो गई, 8,000,
दोनों की जोड़ के 10,000 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से हम लिख रहे हैं ये 8,000, ये हो गए 2,000, ठीक है। यहाँ से हमने क्रॉस किया, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 का इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आ गया। ऐसे यहाँ आते हैं 24,000, 5 दूनी 10,000, तो 24,000 में 10,000 के कितने बचे? 14,000। तो एक की वैल्यू अगर 14,000 आ गई है तो दो की वैल्यू कितनी आ गई? 28,000 और एक की 14,000। तो यही है इनका रेशियो, 2:1 रेशियो। तो इसमें पूछी गई है कि इनकी मासिक आय बताइए, तो एक की कितनी है? निकल के आ गई 28,000 और रितु आ गई 14,000। तो आपने ये क्लास देखी, काफ़ी अच्छी रही। और इसको ना क्लास को मैं जो फर्स्ट शिफ्ट है, जो भी ये था, आज जो क्वेश्चन हुए हैं वो 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ठीक है। तो इसमें बचे हुए क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। ऐसे करके सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। क्यों ज़्यादा लंबी क्लास रख नहीं रहे, छोटी छोटी क्लासें कर रहे हैं, हम समझते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस क्लास से। और जैसे प्रीवियस ईयर इसका खत्म हो जाएगा, वैसे यूपीएसआई हुआ या SSC जो भी एग्जाम हुए, NTPC वगैरह जो भी रेलवे के एग्जाम हुए, सबके प्रीवियस ईयर करा देंगे मैं, ठीक है। और बेहतरीन सॉल्यूशन साथ पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत आ रही है समझते हुए चलें। और बाकी इनकी जो भी है, इनका हम फाउंडेशन बैच जो भी चल रहा है उसमें सारी क्लासें 1-to-1 करा देंगे, तो वहाँ से समझते हुए आइए। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो वहाँ पढ़ के आइए आप, ठीक है। और चलो पढ़ते रहिए बढ़िया से, अच्छे से इसके लिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी भेजें और पढ़ते रहें बढ़िया से, ठीक है।